नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। न्यू सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला चैप्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पढ़ोगे आप तो ये दूसरा चैप्टर है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमें पहला चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बेसिक क्लियर होता है। आपको सोवियत संघ की प्रणाली, अमेरिका क्या था, लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, शीत युद्ध का दौर कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो दूसरा चैप्टर बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं सजेशन यही देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ठीक है, पहले चैप्टर का देख लीजिए, इजी वे में समझ में आएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है देन आप इस वीडियो को प्ले करके देखिएगा। तो देखिए, दो ध्रुवता का अंत में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, सारा टॉपिक आपके सामने है। जैसे दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या होती है, सोवियत संघ की प्रणाली क्या है, सोवियत संघ की कमियां क्या है, सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ के मुख्य सचिव बने हुए थे, उन्होंने क्या ऐसी नीति निकाली जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। विघटन के क्या परिणाम हुए, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम, बर्लिन की दीवार, अफगानिस्तान संकट, प्रथम खाड़ी युद्ध और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूट क्या है, और अरब क्रांति क्या है, इसको हम बोलते हैं अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो इनको हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इस वीडियो आएगी, चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के कोई भी आपका फ्रेंड हो, आप सबको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पर सबके नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी। जिस बच्चों को चाहिए विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज 7011912793 पे मैसेज करके आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट होता है, सीरियल वाइज में चीजें चलेंगी, पहला ये चलेगा, दूसरा ये, इसी प्रकार से चीजें चलेंगी। सबसे पहले हम समझते हैं दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। तो जैसा कि आपको मैंने बता रखा था कि जापान पे अमेरिका ने हमला किया, और उसके बाद क्यों हमला किया, क्योंकि अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहता था, और जापान का हार मानना ही कहीं ना कहीं दो ध्रुवीय जो अपना द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी समाप्ति थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद दो महाशक्तियां हमारे सामने आई। कौन कौन सी आई, एक का नाम था अमेरिका और दूसरे का नाम था सोवियत संघ। सोवियत संघ, कई सारे बच्चे न्यूज सुन रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता दूं, इसको रसिया कहते थे। क्या कहते थे, आज की डेट में समझ लो रसिया। ठीक है, तो रसिया के साथ साथ इसमें 15 गणराज्य, मतलब टोटल 15 गणराज्य इसमें शामिल थे, और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये शीत युद्ध था। और ये इतनी बड़ी महाशक्ति थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का जितना दिखाई दे रहा है सब अमेरिका के पक्ष में है, और जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो सब का सब सोवियत संघ के पक्ष में है। और ये पूरा विश्व है। अब पूरे विश्व में आप देखोगे इतनी बड़ी महाशक्तियां जब एक दूसरे के सामने खड़ी हैं तो हम इनको ध्रुव तो बोलेंगे ही। तो इसी वजह से इसी को दो ध्रुवता कहते हैं, दो ध्रुवता यानी कि दो ध्रुव। देखिए, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से अभिप्राय है एक विश्व का दो गुटों में बंट जाना, एक पूंजीवाद तो दूसरा साम्यवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद और साम्यवाद दो गुटों में विभक्त हो गया था। पूंजीवादी गुट का जो नेता था वो था अमेरिका, और साम्यवादी गुट का जो नेता था उसे कहते हैं सोवियत संघ। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो सोवियत संघ अलग था और अमेरिका अलग, और इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ था, और इसी को हम कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। जहाँ पे हमने ये देखा कि विश्व दो गुटों में बंट चुका है, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी, यानी कि उसकी क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या विचारधारा थी, इन सभी चीजों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित है। इसको मैं रिलेट करके आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा भारत में लोकतंत्र है, क्या है, लोकतंत्र, ऐसे ही वहां पे साम्यवादी व्यवस्था है। आगे, साम्यवादी व्यवस्था बेसिकली सारा चीज गवर्नमेंट का रहेगा, राज्य का पूरा कंट्रोल रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट के लिए सब काम करेंगे, रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट सबको देगी। ठीक है, तो ये है साम्यवादी व्यवस्था। यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित है, यानी कि समाजवादी जो साम्यवादी जो व्यवस्था है उसमें सारे व्यक्ति समान होते हैं, एक समान, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा नहीं होता है। और ये समतामूलक समाज पे ध्यान देती है, यानी कि जहाँ पे सारे लोग बराबर हो, ऐसी चीज पे ध्यान देती है।
यहाँ निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है, यानी कि कोई भी अपनी प्राइवेट चीजें नहीं रख सकता। ठीक है, समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहते हैं ये। यहाँ साम्यवादी पार्टी का शासन था, यानी कि पार्टी भी एक ही थी। हमारे इधर देखेंगे आप, भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है, सपा अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, लेकिन वहां पे आप देखोगे तो सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम है साम्यवादी पार्टी, जिसमें किसी अन्य दल या विपक्षी दल की कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे इधर देखोगे तो सब है ना, विपक्षी दल भी होता है, पक्ष दल भी होता है। और जैसे राहुल गांधी मोदी जी के बारे में बार बार बोलते हैं, तो ये विपक्ष में तभी तो बोल रहे हैं। तो वहां पे ये सारी व्यवस्था नहीं थी, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी और कोई किसी के बारे में कोई गलत चीज नहीं बोलता था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि सारा चीज जो कंट्रोल था वो राज्यों के अंडर था। आगे सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, विशेषता समझते हैं, यानी कि अच्छाइयों के बारे में क्या क्या चीज वहां पे था। तो देखिए, सोवियत संघ का जो क्षेत्रफल था काफी बड़ा था। सोवियत संघ खनिज संसाधन, सैनिक, टेक्नोलॉजी हर एक चीज में भरपूर था। जनता की न्यूनतम जीवन के स्तर के सुनिश्चित कर रखा था, यानी कि जनता का जो न्यूनतम जीवन स्तर है ना, उसको सुनिश्चित कर रखा था, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये चीज तो मिलेगा, नेसेसरी चीज, जैसे रोटी कपड़ा मकान वहां की नेसेसरी चीज है। आपने इंडिया में क्या देखा, आप कमाओ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपको राशन मिलेगा। जो गरीब तबके के लोग हैं, आप देखते हो ना, राशन कार्ड लेके जाते हैं, राशन छुड़ा के लाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट भेदभाव करती है कि आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा? नहीं ना, गवर्नमेंट भी एक न्यूनतम जीवन स्तर दे के रखती है कि व्यक्ति अगर कुछ भी नहीं करेगा ना, तो भी गवर्नमेंट उसको इतना तो देगी ही देगी, राशन उतना तो मिलना ही मिलना है। लेकिन वहाँ जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी, वो सारा का सारा चीज गवर्नमेंट के अंडर था, इस वजह से रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट ही दिया करती थी। आगे और बाकी सब गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, रियायती दामों पर उपलब्धि। रियायती दामों का मतलब क्या होता है, कम से कम दामों पर। अभी आपने देखा दिल्ली में या कई सारी जगहों पे 1 रुपए में दवाई मिलता है, 1 रुपए में दवाई। अब क्या 1 रुपए उस चीज का कॉस्ट है? नहीं, उसका कॉस्ट तो ज्यादा ही है, लेकिन हमें 1 रुपए में दवाई मिल रहा है, यानी कि कम से कम शुल्क पे हमें अच्छे से अच्छी सुविधा मिल जाती है। ऐसे वहां पर भी ये चीजें थी। बेरोजगारी नहीं थी वहां पे, हर चीज पे सरकार का नियंत्रण हुआ करता था, चाहे वो भूमि हो या फिर अन्य संपदा, उत्पादन संपदा, हर एक चीज पे जो वहां पे सोवियत संघ की सरकार थी उसका नियंत्रण हुआ करता था। आगे समझते हैं सोवियत संघ की कमियां क्या थी, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कमियां थी जो कारण बनी सोवियत संघ के विघटन का। तो देखिए, कमियां और कारण एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा बस अंतर है, उस चीज को समझिएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे आपने बहुत ही खूब मेहनत किया और आपका अच्छा रिजल्ट आया, तो कारण क्या है अच्छा रिजल्ट आने का? क्योंकि आपने मेहनत किया, ठीक है। और अगर आपने मेहनत नहीं किया होता तो आपकी वो कमियां बन जाती। ऐसे ही सोवियत संघ की क्या कमियां थी जिसकी वजह से उसका विघटन हुआ? तो देखिए, सबसे पहले नौकरशाही का शिकंजा। आज की डेट में आपको पता है कि सब मालिक बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मेरा बिजनेस हो और मैं मालिक बन के राज करूं और सब मेरे अंडर काम करें। लेकिन सोवियत संघ में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सब नौकरियों की तरह काम करते थे, सबको काम मिलता था और जिसको काम मिलता हो नौकर ही होंगे, है ना। अब सरकारी जो आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं वो भी नौकर ही होते हैं, किसके? गवर्नमेंट के नौकर होते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन अपना एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो वहां पे जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ में सारे लोग नौकरी की तरह जॉब करते थे, इस वजह से मालिक बनने का जिसका सपना होता था वो पूरा नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं एक कमी थी कि गवर्नमेंट से जनता असंतुष्ट थी, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं थी। नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया, लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी नहीं रही थी, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गलत बोल नहीं सकता था, इसकी आजादी थी नहीं। अब विपक्ष में कोई पार्टी भी तो नहीं थी जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोले कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। लेकिन आपने इंडिया में क्या देखा, अगर विपक्षी पार्टी अगर जो पक्ष में बैठी हुई पार्टी है कुछ भी काम करती है, चाहे सही चाहे गलत, विपक्षी पार्टी तुरंत उसके ऊपर आक्रमण कर देती है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। अब नोटबंदी हुई, आपने ऐसे कैसे नोटबंदी कर दिया, है ना। चीजें होती कि नहीं होती, यही चीज है। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हथियारों में कर देना, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, यानी कि वहां पे खाने की वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जाते थे। और जब हथियार बनाओगे तो प्रोडक्शन तो कर नहीं पाओगे खाने की वस्तुओं की, तो जनता असंतुष्ट होगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, फिर आप क्या करोगे, दूसरे देश से सामान को मंगाओगे। आगे 1979 में अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ को नुकसान हुआ। अब अफगानिस्तान में एक संकट हुआ था, अफगानिस्तान में एक कोई पर्सनल मामला था जिसमें
जिसमें किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। 10 साल तक वहां पे अपनी सेना भेज के रखा, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। 10 साल के बाद अपनी सेना को उसने वापस बुला लिया, फायदा कुछ नहीं हुआ था। अब इसके बारे में एक पूरा टॉपिक ही है, देखो अफगानिस्तान के बारे में एक पूरा टॉपिक है, अफगानिस्तान संकट, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि अफगानिस्तान संकट क्या है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो बस इतना समझ लेना कि एक कारण ये भी था सोवियत संघ के विघटन का कि अफगानिस्तान मामला, जिसमें सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। आगे, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, यानी कि जो साम्यवादी जो पार्टी थी उनका बुरा शासन था। जनता के खिलाफ वो जवाबदेह नहीं थे, यानी कि जनता कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी करती थी तो उस चीज का वो आंसर नहीं देते थे। इसका मतलब हम समझ सकते हैं मनमाना, अपने हिसाब से सारी चीजें करते थे। आगे, सोवियत संघ के विघटन का कारण, अब वही जो कमियां हैं वही कारण बन जाती है। सबसे पहला चीज कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, जैसे पार्टी भ्रष्टाचार हो गई थी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हथियारों में कर देते थे, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। अब जितनी भी चीजें, इन चीजों को एक्सप्लेन करके लिखना है, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ इन चीजों को एक्सप्लेन करके लिखना है। एक्सप्लेन करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे सपोज मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सोवियत संघ के विघटन का कारण है, हेडिंग आपने बना लिया, उसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। इसमें एक्सप्लेन करके लिखिए, सोवियत संघ के विघटन का कारण है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। एक लाइन कंप्लीट, फिर लिखिए कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन चल रहा था, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जनता कोई भी क्वेश्चन करती थी उस चीज का वो आंसर नहीं दे पाती थी। यानी कि ये कहा जाए कम्युनिस्ट पार्टी अपना मनमाना हक चला रही थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, जनता उनसे असंतुष्ट थी। बस बना के आपने लिख दिया, बहुत ही इजी वे में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे, नौकरशाही का धीरे धीरे शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही मतलब वही जो ऊपर सारे लोग नौकर नौकर, है ना, ये चीज है। लोगों को गलत जानकारी मिलना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, इसलिए क्योंकि सोवियत संघ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हथियारों का कर रहा था, और जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी हुई थी। यहाँ पे मैं अच्छाई में एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बेरोजगारी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सारे लोग एम्प्लॉयड थे, सबको रोजगार मिला हुआ था, ये प्लस पॉइंट था। क्योंकि आज के डेट में आपने देखा युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पढ़ने लिखने के बाद जॉब नहीं मिलती है, लेकिन सोवियत संघ में इस चीज की बिल्कुल ही वो नहीं थी कि सबको जॉब मिल रहा था। ठीक है, आगे समझते हैं और क्या कमियां थे। तो खाद्यान्न संकट के कारण उपभोक्ता वस्तु का आयात करना पड़ा। हथियारों का प्रोडक्शन करोगे, खाने की वस्तुओं का नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है खाने को दूसरी जगह से मंगाओगे ना, तो इन चीजों को दूसरे जगह से मंगाते थे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती थी। आगे, राष्ट्रवादी भावना का उभार। अब जनता के दिमाग में ये आ गया कि भाई अब अलग हो जाओ इस देश से, इस देश से अलग हो जाओगे तो संतुष्ट रहोगे, अदरवाइज नहीं। तो जनता उस चीज को मानी और अलग हो गई, और इस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति मतलब वही है कि मिखाइल गोर्बाचेव जब वहाँ के सचिव बने तो उन्होंने बहुत सारे सुधार करने की सोची, पश्चिमी देशों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से सुधार करने की कोशिश की। 2 प्रकार की इन्होंने नीति निकाली थी। कौन सी? एक का नाम है ग्लासनोस्ट, दूसरे का नाम है पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट जिसका मतलब होता है खुलापन देना, यानी कि लोगों को अब आज़ादी दे दिया उन्होंने कि भाषण दे सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो, इन सब चीज़ें की आज़ादी दे दी। अब आज़ादी मिलने का नतीजा क्या होता है? पावर आ जाना। अब जनता को पावर आ गई, जनता अब क्यों सुनेगी किसी सरकार की? अब धीरे धीरे वो क्या हो गई, हाथ से निकलती चली गई। पुनर्संरचना, अब मिखाइल गोर्बाचेव ने ये सोचा कि अब इनका दोबारा से संरचना किया जाए, यानी कि सबको एकत्रित किया जाए। अब जिस चीज को आप खुलापन दे दोगे, क्या वो दोबारा एकत्रित होगा? क्या नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पुनर्रचना थी उसका कोई वो हुआ नहीं, और इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। और कहीं ना कहीं इन्हीं को उत्तरदायी भी माना जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार नीति थी उसका गलत इम्पैक्ट पड़ा, और जो 15 गणराज्य थे वो सोवियत संघ से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। अब सोवियत संघ का जब अंत हो गया तो क्या उसका रिजल्ट आया? तो सबसे पहला रिजल्ट ये आया कि शीत युद्ध की समाप्ति, जो लंबे अरसे से चलती आ रही जो युद्ध थी उस चीज की समाप्ति। यानी कि अब जब सोवियत संघ है ही नहीं तो तनाव किससे रहेगा, मतभेद किससे रहेगा? किसी से नहीं रहेगा। आगे, दूसरी दुनिया का पतन। पहली दुनिया, द्वितीय दुनिया, तृतीय दुनिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किसे कहा जाता है, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने आपको बता रखा है। पहली दुनिया, द्वितीय दुनिया, तृतीय दुनिया। पहली दुनिया अमेरिका और पूंजीवाद देशों को, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और साम्यवादी देशों को, तीसरी दुनिया भारत और गुट निरपेक्षता वाले देशों को। ठीक है,
आगे समझते हैं। हथियारों की होड़ का समाप्त हो जाना, यानी कि अब जब सोवियत संघ ही नहीं बचा तो हथियारों का प्रोडक्शन कौन करेगा? अमेरिका भी हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, इस वजह से होड़ जो तनातनी लगी हुई थी ना हथियारों की, वो चीज खत्म हो गई। आगे समझते हैं। विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त हो गई। अब ये नहीं कि आप अमेरिका पूंजीवाद अपना लो, साम्यवाद अपना लो, जिसको जो मर्जी वो अपनाए। आगे अमेरिका एकमात्र शक्ति बन बैठा। अब सोवियत संघ यहाँ पे, अमेरिका यहाँ पे, सोवियत संघ का अंत हो गया, बचा कौन? अमेरिका। अमेरिका एक महाशक्ति बन गया। आगे 15 गणराज्य सोवियत संघ से अलग हो गए और इस तरीके से क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। शॉक थेरेपी अपनाया गया। अब शॉक थेरेपी क्या है, अब इस चीज को आगे समझते हैं। ठीक है, उसको समझने से पहले आप ये समझ लो कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। पहले हमने क्या पढ़ा? दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में हमने ये समझा कि देश का दो गुटों में बट जाना। अब हम ये समझते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें सिर्फ एक देश का ज्यादा ताकत होता है और उस सारे फैसले उसी के अनुसार लिए जाते हैं। तो देखिए, विश्व राजनीति में जब किसी एक देश का अधिक प्रभाव होता है और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छा अनुसार लिए जाएं तो उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि अमेरिका था। ठीक है, आगे शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब ये है कि किसी को चोट पहुंचा दो और फिर उसका उपचार कर लो। अब इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उनको अमेरिका ने क्या किया? आर्थिक सहायता दिया और देने के बाद अपने में मिला लिया। ठीक है, तो ये देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के देशों को अब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ देना था और क्या अपना लेना था? पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेना था, यानी कि उसकी उस व्यवस्था की ओर मुंह मोड़ लेना था। और इसी को कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार के मॉडल के अनुसार हुआ और इसी मॉडल का नाम दिया जाता है शॉक थेरेपी। ठीक है, तो यही लिखा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के देशों को अब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का मॉडल अपनाया गया और इसी मॉडल को विश्व बैंक यानी कि WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल का नाम दिया गया शॉक थेरेपी और इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। अब देखिए, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? तो परिणाम क्या हुए? तो पहला परिणाम ये हुआ, विकसित देशों को साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर अब पूंजीवाद अपना लेना था। दूसरा, सामूहिक फर्म, जहां पे पहले सामूहिक फर्म था, यानी कि सोवियत संघ की बात हो रही है, सामूहिक फर्म अब निजी फर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी कि अब गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, अब किसका है? प्राइवेट लोगों का। जैसे इंडिया में आपने देखा ना, हर चीज धीरे धीरे प्राइवेट होती जा रही है, यानी कि किसका कब्जा आते जा रहा है? लोगों का कब्जा आते जा रहा है। तो यही चीज है, सामूहिक फर्म जो है अब वो निजी फर्म में कन्वर्ट हो गई। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब ऐसा माने जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा जो व्यापार है वो किससे हो सकता है? विकास से ही संभव हो सकता है। विकास यानी कि व्यापार से ही संभव हो सकता है। आगे, रूस में पूरा राजतंत्र औद्योगिक जो ढांचा था वो पूरा का पूरा चरमरा उठा और रूस में लमसम बात किया जाए 90% उद्योगों को सस्ते रेट पर बेच दिया गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। तो महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों में बेच दिया गया। लगभग 90% उद्योगों को सस्ते दामों में बेच दिया गया था। इसे ही विश्व की सबसे बड़ी गैरहाजिर कहा जाता है। रूसी मुद्रा रूबल में क्या आ गई? गिरावट आ गई। यानी कि आपने ये देखा, जब किसी देश की महंगाई बढ़ती है तो वैल्यू, पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, पेट्रोल जहाँ पे पहले आपने देखा होगा इंडिया में, जिस टाइम पे हमें ध्यान है 70 रुपए है ना, 65 रुपए इस तरीके से हुआ करता था। अब अचानक से रेट तैयार हुआ, कितना हो गया? आज के रेट में देखते हो 96 रुपए चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है ना कि 1 लीटर तेल का जहां पहले 70 रुपए मूल्य था, अब वहां पे 96 रुपए हो गया। यानी कि जो मूल्य की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला है बर्लिन की दीवार का गिरना। ये देखिए 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, बर्लिन की दीवार का गिरना। तो बेसिकली जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। ठीक है, पूर्व वाला जो था वो था सोवियत संघ का, पश्चिम वाला जो था वो था अमेरिका का। था कुछ नहीं, बेसिकली विचारधारा थी। यानी कि ये जो थे ये सोवियत संघ को ज्यादा फॉलो करते थे, ये जो थे वो अमेरिका को ज्यादा फॉलो करते थे। इस वजह से यहाँ पे दीवार बना दी गई थी। लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो इस दीवार का गिरा दिया जाता है। यानी कि पहले इस दीवार को गिराया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दीवार के गिरने के बाद ही सोवियत संघ का विघटन शुरू हो चुका था। देखिए, बर्लिन की दीवार बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक था। इसका निर्माण 1961 में किया गया था।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस दीवार को बनाया गया था, जो कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को दो बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये दीवार कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया। माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन यहीं से शुरू हो गया था और इस तरीके से सोवियत संघ का अंत हुआ। हमने कौन कौन सा टॉपिक देखा, एक बार देख लीजिए। दोबारा से मैं चीजों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, चीजें अच्छी समझ में जाएगी। देखिए, हमने आज जो टॉपिक पढ़ा बर्लिन की दीवार तक, यानी कि पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया। ये बचे हैं 4 टॉपिक जो कि पार्ट 2 में आ जाएगा। तो क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले हमने देखा दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां पे हमने ये समझा दो ध्रुवीय व्यवस्था यानी कि विश्व का 2 गुटों में बंट जाना। फिर हमने देखा सोवियत संघ की प्रणाली, क्या क्या प्रणाली थी, किस हिसाब से चल रही थी। विशेषताएं हमने देखा, जहाँ पे हमने ये देखा कि हर एक चीज सोवियत संघ के पास था, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, क्षेत्रफल में वो काफी ज्यादा था, बेरोजगारी नहीं थी, ये सारे चीज हमने पॉइंट पढ़ा। फिर हमने देखा कमियां, जैसे कि वहां पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। इसके अलावा हमने देखा कि नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वो हथियारों का करते थे, उपभोक्ता वस्तु की नहीं करते थे। ये सब कमियां हमने देख लिया। सोवियत संघ के विघटन के कारण वही हो गए जो कि उसकी कमियां हैं। आगे हमने देखा मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, 2 प्रकार की सुधार नीति है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका। फिर हमने परिणाम देखा और उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था देखा, जहां पे हमने ये देखा कि अब जहां पहले 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, अब वहां पे सिर्फ एक हो गई है, अमेरिका का बोलबाला हो गया। शॉक थेरेपी क्या है? जहां पे हमने देखा कि आघात पहुंचा के उपचार करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, 4 या 6। देखिए, नोट्स बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी वही है जो हमने पढ़ा, जैसे शॉक थेरेपी आघात पहुंचा के उपचार करना। परिणाम क्या हुआ? जो साम्यवादी व्यवस्था पर जितनी भी चीजें आधारित थी वो धीरे धीरे पूंजीवाद में कन्वर्ट होती चली गई। ठीक है, इसके अलावा सोवियत संघ का विघटन होते के साथ ही रूस के जो बड़े बड़े फॉर्म्स थे उनको सस्ते रेट पे बेच दिया गया। फिर हमने पढ़ा बर्लिन की दीवार, जो कि जर्मनी में बनाई गई थी। ठीक है, और इसके अलावा 150 किलोमीटर वो लंबी थी और आगे चल के 1989 में गिरा दी जाती है। तो ये हो जाता है अपना फर्स्ट पार्ट ओवर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।